नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस श्रृंखला में, व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जैसा ज्ञात है, यह श्रृंखला यूरोप के इतिहास और भूगोल के बारे में है। और जैसा पिछले व्याख्यान में हमने सुना था कि यूरोप को जैसा हम देखते हैं, जैसा आज हम जानते हैं, वह वास्तव में वह चित्र है जो यूरोप हमें दिखाना चाहता है। यूरोप दिखाना चाहता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। यूरोप की वो साम्राज्यवादी ताकतें जिन्होंने पूरे विश्व में अपने उपनिवेश खड़े किए, जिन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, अपना श्रेष्ठत्व, अभिजात्यत्व स्थापित करने का प्रयास किया, यह दिखाने का प्रयास किया कि पूरी दुनिया उनकी तुलना में हीन है, वो बहुत श्रेष्ठ हैं। उनके द्वारा एक प्रचारित इतिहास और उनके द्वारा प्रचारित एक चित्र हमारे सामने में उपस्थित है और वही चित्र हमारे मनोमस्तिष्क पे छाया हुआ है। उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। लेकिन वास्तविक चित्र क्या है? क्या वास्तव में यूरोप वैसा ही है? यह हमने पिछले व्याख्यान में सुना और बहुत ही मुझे लगता है सबके लिए आश्चर्यजनक रहा होगा, क्योंकि हमेशा हम यह सुनते आए हैं कि भारतवर्ष पर बहुत आक्रमण हुए, आक्रमण ही आक्रमण हुए। लेकिन हमने यह कभी नहीं सुना कि यूरोप पे बहुत सारे आक्रमण हुए। यूरोप हमेशा आक्रांताओं से पददलित ही रहा। यह सुनना निश्चित रूप से हैरत अंगेज था, मतलब आश्चर्यजनक था। लेकिन हमने देखा इसमें किस प्रकार से उनकी जलवायु और उनके जो भू संरचना है, जो टोपोग्राफी है, उसका कितना योगदान रहा है। किस प्रकार उनका वहाँ के पहाड़, वहाँ के जो नदियां, वहाँ की बाकी जो भौगोलिक संरचनाएं हैं जैसे जंगल, बाकी सब कुछ, उसके कारण वहां रहना कितना कठिन था। और इसके कारण से वहां पर छोटे छोटे कैसे पॉकेट्स बने जिनको बाद में नेशन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह सारा हमने पिछले व्याख्यान में सुना। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि वहां की भू संरचना का वहां के इतिहास पर, वहां के निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है वहां के जन जीवन पर, क्योंकि उससे तय होगा कि आगे यूरोप का चित्र कैसा बनेगा, जो मिडाइवल यूरोप का कैसा बनेगा, जो मॉडर्न यूरोप है वो कैसा बनेगा। यह सारा कुछ वहां के भू संरचना और जलवायु पर निर्भर करेगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी जो आज की वक्ता हैं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को, जो पिछली बार जिन्होंने बहुत ही विद्वता पूर्वक और बहुत ही प्रमाणों के साथ पुस्तकों को सामने में रखकर, उनके पृष्ठों को खोलकर उसको पढ़कर सुनाते हुए यह स्थापित किया था वहां की भू संरचना और वहां की जलवायु कैसी है और उसके कारण कैसे यूरोप निरंतर आक्रांत होता रहा। इस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं। मैं अनुरोध करता हूं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया से कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी कि भू संरचना और क्लाइमेट कैसे, जिसके कारण यूरोप में मुश्किल से 2-2.5 हजार साल पहले भूमध्य सागर के किनारे, बल्कि एजियन सी में, एजियन सी का हिंदी नाम क्या है मुझे नहीं पता, एजियन सी मतलब जहाँ ग्रीस दिखता है, जहाँ क्रीति दिखता है, क्रेटे दिखता है, वो वाला हिस्सा जो अनातोलिया यानी टर्की से सटा हुआ हिस्सा है। ये आपके नक्शे पर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर यानी एशिया से सटा हुआ। अब बहुत से जो ऐसा रविशंकर जी ने कहा कि बहुत से लोगों को बड़ा हैरत अंगेज लगेगा, तो पुनः इसी पुस्तक यूरोप से, नक्शा हटा दीजिए, पुनः इसी पुस्तक यूरोप नॉर्मन डेविस के पृष्ठ 7 पर जो ये टुकड़े में मैंने रख रखा है, 1996 में क्या कह रहा है एक यूरोपियन, यूरोप इज अ रिलेटिवली मॉडर्न आइडिया। साहब यूरोप आइडिया है, इससे ये नालायक कह रहे हैं इंडिया का आइडिया क्या है। यूरोप इज अ रिलेटिवली मॉडर्न आइडिया. It gradually replaced the earlier concept of Christendom in a complex intellectual process lasting from the 14th to the 18th century. अब यहाँ तो कह रहा है जी क्रिश्चियनिटी से शुरू करके 14 से 18वीं शताब्दी में आया। अब लीजिए साहब, ये कह रहा है 14वीं से शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी तक यूरोप का आइडिया बना। ये बात इसने कहा
पृष्ठ 9 पर। अब पृष्ठ 10 पर ये स्वयं क्या कह रहा है? इन 1876 यानी 19वीं शताब्दी के अंत में 1876 में बिस्मार्क, बिस्मार्क का नाम सब जानते हैं, जिसने जर्मन नेशन को जन्म दिया, उसका राष्ट्रपिता, गांधी जी जैसा नहीं, जिसने जर्मन यूनिफिकेशन किया। इन 1876 बिस्मार्क डिसमिस्ड यूरोप। अब ये यूरोपियन स्कॉलर्स को पढ़ने में बहुत केयरफुल समझदारी की जरूरत है। पेज 7 पर कह रहा है यूरोप इज अ रिलेटिवली मॉडर्न आइडिया। भाई तुम्हारा 2300-2500 साल में एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कुल हो गया। अगला लाइन में कहता है कि जी 14 to the 18th century, 18वीं तक तो तुम्हारा मिडिवल था भाई, 17वीं 18वीं तक। एनलाइटनमेंट के बाद तुम मॉडर्न कहते हो। तो पहले कहा मॉडर्न आइडिया ही मतलब 1800 के बाद हो गया, लेकिन अगली लाइन में कहा जी 14वीं में ढलना शुरू हुआ। तो 14वीं में तो एक प्रमाण ही नहीं है, 18वीं तक ढला। लेकिन बेचारा क्या करे, पेज 10 पर जाके कि वही आदमी कह रहा है, वही नॉर्मन डेविस, yet the frailty of the European ideal has been recognized both by its opponents and by its advocates. Frailty माने जिसकी कमजोरी, द आइडिया ऑफ यूरोप की फ्रेलिटी मतलब बड़ा नाजुकपन, बड़ा कमजोर, बड़ा फ्रेल सा आदमी है, बड़ा नाजुक सा, डेलिकेट सा, बस फू मारो तो उड़ जाए ऐसा। फ्रेलिटी ऑफ यूरोपियन आइडियल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बोथ बाय इट्स अपोनेंट्स एंड बाय इट्स एडवोकेट्स। एडवोकेट भी मानते हैं फ्रेल आइडिया है। वहां कहा 1400 से 1800, अब कह रहा है इन 1876, 19वीं के उत्तरार्ध में 1870 में तो जर्मनी नाम का देश आया है। बिस्मार्क डिसमिस्ड यूरोप एज मैटरनिक हैड वंस डिसमिस्ड इटली एज ए ज्योग्राफिकल नोशन। ले भैया, पॉलिटिकल नोशन नहीं, कल्चरल नहीं, एज ज्योग्राफिकल नोशन बिस्मार्क इन लेट 19th century dismissed। 70 years later, 1876 प्लस 70, 1946, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 70 years later, जीन मोनेट, द फादर ऑफ यूरोप, अब ये तो जर्मनी का है, ये यूरोप का फादर है। कौन है? जीन मोनेट। saw the force of Bismarck's disdain. Europe has never existed. 1946 में यूरोप के पिताजी को दिखाई देता है कि बिस्मार्क का जो तिरस्कार है कि यूरोप तो कभी था ही नहीं, वो सत्य जान पड़ा। He admitted one had genuinely to create Europe. अब पिताजी कह रहे हैं कि संतान को क्रिएट करना पड़ेगा। अब माताजी तो है नहीं, पिताजी लोग हैं, तो इंटेलेक्चुअली दिमाग में, खोपड़ी में, हवा में कहीं एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर सलट गया है भाई 20वीं शताब्दी में। यूरोप हैज नेवर एग्जिस्टेड, वन हैज जेन्युइनली टू क्रिएट यूरोप। तो हम जिसकी कथा पढ़ रहे हैं, जिस यूरोप की, उसमें बहुत आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी ये कथा, अभी तो बहुत कथा सुनाएंगे, अब इसको छोड़कर अब हम आ जा रहे हैं वहीं पर जहां पहले थे कि ये जो टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट था, इससे क्या क्या हुआ। पहले हम कुछ टुकड़ा टुकड़ा पढ़ के बोल देंगे, फिर सब जोड़ेंगे। तो इससे ये जी कहता है कि यूरोप में एक प्रकार के लोग नहीं हैं, बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं। कह रहा है जी 20वीं शताब्दी में कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में जब डीएनए वाला मामला शुरू हुआ, and DNA inputs for example was unknown until the late 20th century.
20वीं शताब्दी तक तो डीएनए था नहीं। अंत में जब डीएनए वाला मामला पता चला तो पता चला द मेकअप ऑफ यूरोप्स पॉपुलेशन हैज ऑलवेज डिस्प्लेड कंसिडरेबल वैरायटी। द रेशियल मेकअप ऑफ यूरोपियन पॉपुलेशन, ये कोई यूरोपियन नाम का एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है। डीएनए बता रहा है। कब बता रहा है? 20वीं शताब्दी के अंत में, यानी पिछले 30-40 साल में। क्या बता रहा है? बहुत तरह के लोग हैं। क्यों बहुत तरह के लोग हैं? इस 2300 साल में हिमयुग वगैरह नहीं है अभी, और आगे आएगा डिटेल। फिलहाल हिमयुग रेसिड कर गया है एजियन सी में, और भूमध्य सागर के से सटा हुआ जो यूरोप का दक्षिणी किनारा है, गर्म किनारा है, यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं। ये कह रहे हैं जी नोमैड्स आ रहे हैं, सेंट्रल एशियन आ रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे के पन्ने में कहेगा शक लोग आ रहे हैं। अभी सुनाते हैं। हम शुरू में ही कह दिए हम भरतवंशी लोग जा रहे हैं। हम लोग कोई जा वहां नहीं रहे भैया। अभी रविशंकर जी पता नहीं कहाँ कहाँ से नक्शे ढूंढ लाए हैं। हम टहल घूम रहे हैं। जैसे मैं अपने कमरे के कभी इस कोने में ये कर लेती हूँ रिकॉर्डिंग, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, ये सब मेरा घर है। तो ये जम्बू द्वीप में हम टहल रहे हैं, लेकिन जम्बू द्वीप के एक कोने में पड़े हुए यूरोपियंस 1996 में कह रहे हैं आ रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। दे बोर लिटिल resemblance to the squat, brown-eyed, swarthy-skinned and black-haired people of the so-called Mediterranean or Indo-Mediterranean race. अरे भैया, तुम्हारे मेडिटेरियन रेस में ये इंडो कहाँ से घुसा चला आ रहा है? हम लोग कभी नहीं ध्यान देते। हर जगह इंडो है। इंडो ईरानियन, इंडो आयरन, इंडो मेडिटेरियन, इंडो यूरोपियन, ये सब इंडो ही इंडो है। भरतवंशी पंकज जी ने एक शब्द गढ़ा, यूरंड, यूरोप, यूरोपियन और इंडियन। अरे ये सब क्या शब्द रचते हैं? इंडो मेडिटेरियन रेस। अरे मेडिटेरियन में जाके बसा हुआ इंडो, भारत के लोग जो जाकर मेडिटेरियन में बसे, which dominated large parts of the south. अलग अलग समय अलग अलग लोग गए तो डीएनए में भेद इनको दिखाई दिया। अब थोड़ा सा पहले, अब ये लोग जो हैं, तो ये अब एक इसमें जगह जगह कैप्सूल के फॉर्म में देता है। तो एक कैप्सूल दिया है यूक्रेन। यूक्रेन क्या है? हम लोग सोचते हैं यूक्रेन, हाँ आजकल लड़ाई झगड़ा तो सोवियत रूस वाला हो रहा है, तो ये सोवियत रूस का हिस्सा होगा जो नाटो में जाना चाह रहा है। नहीं महाराज, ये शकस्तान है। ये शकों के रहने का स्थान है। केडिया जी, दिस इज गेटिंग लिटिल टू मच। यूक्रेन इज द लैंड थ्रू विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन पीपल्स अप्रोच देयर इवेंचुअल होमलैंड। यूक्रेन से जहां झगड़ा हो रहा है, इस नक्शे में आप लोग देखिए, तातार लिखा, तुरान लिखा यहाँ पर है, और आगे है यूक्रेन। ये रहा है यूक्रेन। The greatest number of European peoples approach their eventual homeland. नहीं भाई, यूक्रेन से भरतवंशी लोग उस हिस्से में जाके बस गए जो 19वीं 20वीं शताब्दी में यूरोप के रूप में तुम लोग प्रचारित कर रहे हो। 1876 में बिस्मार्क को बताया देयर इज नो यूरोप। यूरोप का जो फादर है वो कह रहा है यूरोप हैज टू बी रीइन्वेस्टेड। इन एंशिएंट टाइम्स इट वाज वेरियसली नोन एज सीथिया और सरमेशिया। सीथिया सकस्तान, सीथियंस शक, हमारे वृषल क्षत्रिय। तो पेज 53 पर साफ साफ कह रहा है यूक्रेन से बहुत से लोग आए। लोग यूक्रेन से नहीं आए, यूक्रेन में ज्यादा ठहरते थे क्योंकि घास का बड़ा मैदान था। अब वो घास के मैदान में गेहूं की खेती हो रही है। गेहूं और चावल भी एक प्रकार का घास है। हाँ, सो फिर से जल्दी जल्दी, यूक्रेन इज द लैंड थ्रू विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरोपियन पीपल अप्रोच देयर इवेंचुअल होमलैंड। In ancient time, it was variously known as Scythia, after the people who dominated the Pontic steppes long before the arrival of Slavs. ये शकस्तान है।
अब भाई नॉर्मन डेविस तो 1996 में कह रहा है कि पक्का पक्का कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन सोवियत मध्य एशिया पुस्तक में कह रहा है 1948 में। 1917 में सोवियत रूस बन गया है, यानी कम्युनिस्टों का शासन आ गया है। राहुल सांकृत्यायन इन सोवियत लोगों की यानी कम्युनिस्टों की सेवा में लगे हुए हैं और कजाकिस्तान के विषय में कह रहे हैं किसी वक्त शक लोग इनके किनारे नमदे के उन्हीं लंबे बूटों को पहने अपने पशुओं को चराते फिरते थे जिन्हें हम शकराज कनिष्क की मथुरा वाली प्रतिमा और अपने यहाँ की हजारों सूर्य मूर्तियों के पैरों में देखते हैं। दो भाई, अब तो सब लोग निश्चिंत मन से स्वीकार कर लो, सबसे बड़का कम्युनिस्ट राहुल सांकृत्यायन कजाकिस्तान को शकस्तान बता रहा है। इसी प्रकार इस पतली वाली पुस्तक को पढ़ेंगे केयरफुली तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान 4, एक और है 5 ये स्थान, 6वां ये यूक्रेन और 7वां अपना उइगर लोगों वाला झिंझियांग सिक्योंग जिसको कहते हैं, ये सब सेंट्रल एशिया है। ये सब भरतवंशियों का, शकों का, वृषल क्षत्रियों का क्षेत्र है। यहाँ से भरतवंशी पश्चिमी हिस्से भी जा रहे हैं जिसको ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और वहां बस रहे हैं। अब the wide open spaces of the white plains were ruled by the raids of pagans. पेगन लोगों का आक्रमण and nomads by the wars of Cossacks and Tatars. महाभारत पढ़िए, ये सारे नाम उभर उभर के सामने आएंगे। ये महाभारत के युद्ध में आ रहे हैं, पहले के युद्धों में आ रहे हैं, बाद के युद्धों में आ रहे हैं। इनसे सहज स्वाभाविक विवाह संबंध बन रहे हैं। ये सब के सब भरतवंशी हैं। अब एक खास बात, पेज 52, यूरोप्स पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट। यूरोप का जो ये विशेष प्रकार का मनुष्यों का बसाया हुआ बसावट है, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन है। 21वीं शताब्दी में ये रेमिफिकेशन भारत के पक्ष में जाएंगे। रविशंकर जी सभ्यता अध्ययन केंद्र में लगातार एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें ये बसे हुए भरतवंशी जिनकी स्मृति संपूर्णतया नष्ट नहीं हुई है, वो अपने भरतवंश के होने के हजारों सैकड़ों प्रमाण दे रहे हैं। कैसे प्रमाण? आर्कियोलॉजिकल, भाषा के, न्यूमिस्मेटिक, लिटरेचर के, किंवदंतियों के और प्रथाओं के। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक प्रकल्प है वंश लेखक। उनकी एक मीटिंग हुई थी भोपाल में जिसमें मैं स्वयं गई थी। उस भारत के वंश लेखक जो हर बच्चे के जन्मने पर रिकॉर्ड लिखते हैं, उनके यहाँ यूरोप के लोग आकर अपनी एंसेस्ट्री तलाश रहे हैं। केवल तलाश नहीं रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम राजस्थान से इतने साल पहले गए, हम गुजरात से इतने साल पहले गए, हम बलूचिस्तान से इतने साल पहले गए, हम गांधार से इतने साल पहले गए। अब थोड़ा सा और, थोड़ा क्या पर्याप्त और, ये दोनों मैं बता रही हूँ सेंट्रल एशिया से आगमन ट्राइब्स का और यहाँ का ये जो टोपोग्राफी और क्लाइमेट है। अब पेज 55, the prejudices inherent in their elastic cultural geography have undoubtedly been strengthened by fears of instability of life of the plain. मुझसे रविशंकर जी ने कहा था, दीदी आप सहज भाषण का प्रवाह दीजिएगा, ज्यादा पुस्तक वाला नहीं है। पंकज जी ने भी मुझे यही सलाह दी, लेकिन ये ऐसे तथ्य हैं कि किसी को विश्वास नहीं होगा अगर मैं पढ़ के ना सुनाऊं। मैं यूरोप के मैदानों में रहने वाले लोगों को लगातार और लगातार भयभीत हैं।
भाई हम लोग तो ये जानते हैं मैदान में रहने वाले लोग आराम से चैन से सुख से रहते हैं, पहाड़ वालों को थोड़ा तकलीफ होता है, समुद्र के किनारे वालों को थोड़ा आंधी तूफान का डर होता नहीं, ये सबसे भयभीत लोग हैं। क्यों? यहाँ लगातार इन्हीं की भाषा में लगातार आक्रमण है, लगातार माइग्रेशन है, भयंकर मारकाट है, कोई नेचुरल बैरियर नहीं है। जहां नेचुरल पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे पहाड़ों से, नदियों से, दलदलों से, जंगलों से काटे हुए, वहीं पर ये स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। यानी यूरोप का टोपोग्राफी और क्लाइमेट यूरोप में जाकर बसने वालों को एक गहरे असुरक्षा, भय, आगे शब्द आएगा, वार एंड स्ट्राइफ एंड एनहिलेशन एंड मास मर्डर्स एंड मास रेप्स का साइकोलॉजी देता है, का मनो व्हाटएवर का की मानसिकता देता है। फिर कह रहा है कि ये वो नक्शा दिखाइएगा जरा, स्टेपी लैंड वाला, ये जो घास के मैदान है जिसको ये यूरोप में बता रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं। इट हैज 3 नेचुरल गेटवेज, तीनों का डिटेल नहीं दे रहे हैं। इट्स वेल, ये जो गेटवेज है इनसे जो आ रहे हैं, ये गेटवे, ये पीला वाला जो घास का मैदान है जो यूरोप तक जा रहा है, its well-watered pastures offered a natural terminus to nomads moving from east to west, and a convenient springboard for many a barbarian tribes preparing to invade the Roman Empire. भय क्यों है? लगातार लोग आ रहे हैं, रोमन एम्पायर को तहस नहस कर रहे हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। भारत में गांव की घेराबंदी नहीं है, सामान्य नगरों की घेराबंदी नहीं है। अभी मैं आपको इस किताब से बताऊंगी, बिना घेराबंदी के एक छोटी नन्ही बसावट भी नहीं है। अभी बताऊंगी आप लोगों को, ये सारी किताबों की डिटेल अभी आज ही के भाषण में दे दूंगी। हाँ, इट वॉज द होम, अब ध्यान से सुनिए, हंगरी जो नाम सुनते हैं, मैंने 2012 में कहा कि ये हंगरी नाम तो कुछ ऊँटगिरी लग रहा है, तो पंकज जी थे और 5-7 लोग थे, सब लोग मुस्कुराए, दीदी तो कोई जमाने की हूण और मंगोल हैं और इसलिए ऐसी ऐसी चीजें ढूंढती हैं, और मैं भी कह के मुस्कुराई, मुझे लगा जरा दूर की कौड़ी में ले जा रही हूँ। सुनिए, इट वॉज द होम सक्सेसिवली ऑफ जेपिट्स द हूण्स, from whom it took the name Hungaria, हूणगिरी, हंगरी। तो हूण आए, द अवार्स, द क्यूमन्स, द स्लाव्स, द मैग्यार्स, ये लगातार आ रहे हैं, आगे और नाम आएगा, गोथ हैं, वंडाल हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे हैं, लगातार वाइकिंग्स हैं, लगातार आ रहे हैं। तो ये जो भारत, ये जो जम्बूद्वीप, अलग अलग सिनोनिम, ये जो एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो बैरियर है वो पहाड़ है, और कनेक्टिविटी इसके थ्रू जो पैसेजेस की है, इससे लगातार आक्रमणकारी दस्ते आ रहे हैं, और वो कैसा भयंकर आक्रमण कर रहे हैं उसका वर्णन बाद में। जरा जल्दी पढ़ रही हूँ, इसको भी छोड़ दे रही हूँ। ये कह रहा है कि यद्यप, एक बहुत खास बात, यद्यप जो ये भूमध्य सागर है, इसके चारों तरफ या कम से कम उत्तर की तरफ जो रोमन एम्पायर है, इसको तो कनेक्टिविटी का काम करना चाहिए था, लेकिन ये मेडिटेरियन सागर भी अपने तट पर बसे हुए, अपने कोस्ट पर बसे हुए लोगों में कोई सेंस ऑफ यूनिटी नहीं देता है। क्यों? Yet significantly, since the decline of Roman power, the Mediterranean has never been politically united.
Sea power has never been sufficient to overcome the land-based empires which established themselves on its perimeter. Mediterranean became an area of permanent political division. कारण क्या है? ये जो लोग आ रहे हैं, जो नक्शे में दिखाई दिया, ये अलग अलग पॉकेट्स में बस रहे हैं और एक एक पॉकेट सेक्लूडेड है, आने जाने की सड़कें नहीं है। इसका भी वर्णन अभी आएगा, हम बताएंगे, इसी टोपोग्राफी के कारण। और इनके बसने में लंबे लंबे अंतराल हैं, इतने लंबे अंतराल हैं कि ये एक दूसरे को शत्रु की तरह मान रहे हैं। और यही कारण है न केवल 20वीं शताब्दी तक, वरन 21वीं शताब्दी में भी एक नेशन 20वीं और 21वीं शताब्दी तक इनमें यूनिटी का सेंस नहीं आया। 19वीं शताब्दी में नेशन स्टेट आए, भयंकर युद्ध हो रहे हैं। और 20वीं शताब्दी में फिर ये नेशन स्टेट मिल्ट करके जो मेगा स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, यूरोपियन यूनियन, दुनिया भर के, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये रीजनल आइडेंटिटी, ये ट्राइबल आइडेंटिटी, ये लैंग्वेज की आइडेंटिटी, 10-20 आइडेंटिटी है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ये सर उठा रहे हैं। और इनकी आपस की मार काट के आगे हिंदू मुस्लिम मार काट बच्चों का खेल दिखता है। मिडीवल टाइम में नहीं, लेट 19th, इंटायर 20th और 21st सेंचुरी में। और वो मार काट कैसा होता है, ये यहाँ पर एक किताब रखी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इससे मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी। पढ़ी तो मैं 2-3 दिन नहीं सो पाई, शायद आप लोग भी 5-7 दिन ना सो पाए। No power or culture, not even Rome, has ever united all of these. Page 59. हाँ, दूसरा जो ये कह रहा है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी। पॉलिटिकल डिसयूनिटी क्यों है? कब की बात हो रही है? प्री 19th सेंचुरी। यहाँ पर एक चीज हरदम ध्यान रखिए, लोगों के दिमाग में धर्मपाल एंड कंपनी ने भर दिया है कि कोई 500 साल पहले कोई वास्को डिगामा, कोलंबस निकले, इनका कोई एक डिजाइन था भारत को घेरने का। अरे इनको 15वीं में तो छोड़ो, 16वीं, 17वीं, 18वीं में पता नहीं है क्या, कहाँ, कैसे है। इस सब के हम प्रमाण आपको दिखाएंगे जब कार्टोग्राफी पर बात करेंगे तब। 19वीं और 20वीं शताब्दी में, 20वीं में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, 20वीं में इंग्लैंड का पार्लियामेंट में लोग सर फोड़ रहे हैं, क्या करना है भारत से, जिंदा रहोगे तब तो कुछ कर पाओगे, भारत क्या है। सारे 20वीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारे डिबेट्स मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। कारण ये जो भीषण ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण स्मॉल पॉकेट्स में पॉपुलेशन है, 17वीं 18वीं शताब्दी तक इनकी जनसंख्या का कोई सेंसस नहीं है। 19वीं में सेंसस नहीं है, 20वीं में जाकर थोड़ा सा सेंसस है, थोड़ी सी जगहों पर सेंसस रिपोर्ट है। ये बहुत छोटी पॉपुलेशन है, कम पॉपुलेशन है और भयंकर रूप से फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन है। और सब आके अगर एक जगह रहे होते तो उनमें एकापन होता, जैसा कि बहुत जगह होता है, जैसे फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, यहाँ नहीं है। और इसके कारण नो पावर और कल्चर, क्रिश्चियनिटी भी नहीं, और नॉट इवन रोम हैज एवर यूनाइटेड ऑल ऑफ दीज। तो भारत 15 अगस्त 1947 के बाद वाला भारत नहीं, जो इस संपूर्ण यूरोप के बराबर है। जिस संपूर्ण यूरोप जो हम कह रहे हैं, जिसमें ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न सब यूरोप शामिल है, अभी इसी किताब से हम पढ़ के बताएंगे। 4 तरह के हिस्से वाला यूरोप अपने को एक नहीं मानता है। तो 14 अगस्त वाला भारत, 1905 वाला भारत इस यूरोप का 1.5 दुगुना है। वो फ्रॉम टाइम इमेमोरियल यूनाइटेड है। अनेक कारण है, एक कारण उसमें है टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। उसकी चर्चा कभी आएगी, भारत पर कभी भाषण देंगे तो बोलेंगे। तो यहाँ भारत में हम लोगों को भ्रम है
Christianity united Europe. Christianity could never unite Europe. It could do tremendous barbaric acts of violence because small isolated pockets of population. मनुष्यों की नन्ही नन्ही छोटी आइसोलेटेड बसावटें हैं, सेटलमेंट्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, जहाँ कोई भी मार धाड़ कर ले रहा है, काट पीट ले रहा है, दूसरा कोई बचाने आने का नहीं। इसी चैप्टर में हम सड़कों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सबसे रिमार्केबल लाइन है नॉर्मन डेविस के 59 पर, नो पावर और कल्चर, नॉट इवन रोम हैज एवर यूनाइटेड ऑल ऑफ दिस। और ये जो रोमन एम्पायर है, ये तो मेडिटेरियन के चारों तरफ एक पतला सा पट्टी है, क्योंकि बीसी में 5th AD में तो यहाँ पर, हाँ 5th AD में तो इनके अपने अनुसार इस अत्तिला दहूण ने इनकी चटनी बना दी। वो भी किताबें दिखाएंगे जिसमें रेप का सब फोटो और वर्णन है। तो इस नन्हे से पतली पट्टी के लोगों को भी रोम यूनाइट नहीं कर पाया, बाकियों की तो बात छोड़ दीजिए। अब इसमें जो खास बात कह रहा है, दे आर अलग अलग हिस्सों की बात, दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप, बहुत सारी चीजें सब छोड़ दिया। जो खास बात है, येट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सेपरेट। ये जो सबसे रिमार्केबल बात है यूरोप के बारे में जानने का, इसकी ज्योग्राफी और टोपोग्राफी, इसकी ज्योग्राफी के कारण साइकोलॉजिकली ये कभी एक नहीं हो पाया। और भारत अभी तक नामों का स्थान क्या है? स्थान, नूरिस्तान, काफरिस्तान, ये आप ही के यहाँ के भाषण में सुना है और नक्शों में आप खोजिएगा दिखेगा। कहाँ है? आर्मीनिया वगैरह के पास है। ये पांचों स्थान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो आपका कैस्पियन सागर है, इसके नीचे पता नहीं कितने स्थान हैं। मैं अभी सितंबर में गई थी दिल्ली, तो आदरणीय मेघवाल जी के घर गई, तो वहां पर राजस्थान से गवैये आए हुए थे। अब वो कह रहे हैं जी ये गवैये मुसलमान गवैये हैं और देवी भवानी का गीत गा रहे हैं। भाई वो मुसलमान या मोमिन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मान लीजिए वो है। तो पार्टीशन के बाद भी ये नेहरू कांग्रेस और जिन्ना और ओवैसी अटरम शटरम के बावजूद भी भारत में साइकोलॉजिकल यूनिटी है। 15 अगस्त 1947 वाला भारत नहीं कह रहे हैं हम, ये विराट भारत में साइकोलॉजिकल यूनिट है। और अब और जो जोड़ने जा रही हूँ, 3 चर्चा करूंगी 2-4 मिनट के बाद। तारिम बेसिन में पाए गए शव, जिसको ये मम्मी कहते हैं। हिमालय में जो नंदा देवी रात जात यात्रा होती है, तो रास्ते में एक रूप कुंड है जो भगवती पार्वती के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, उसमें पाए गए सैकड़ों नरकंकाल 2। और तीसरा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पर जो खुदाई हुई 1910-20 में, और जो खुदाइयां अभी लंबी चली आ रही हैं, रविशंकर जी ने आज मुझे बताया, बागपत और अनेकानेक स्थान में पाए गए शव। यहाँ जो शव हैं, कहाँ? तारिम बेसिन कहाँ? हिमालय के ठीक ऊपर, रूपकुंड हिमालय के भीतर, बागपत हिमालय के नीचे। यहाँ सब पर जो शव हैं वो ये ग्रीस से भी आए हुए शव हैं, जिसको ये इंडो यूरोपियन कॉकेशस के कंकाल कहते हैं। ये 6 फीट के नहीं है, 7 फीट के भी हैं, 8 फीट के भी हैं, 8.5 फीट के भी हैं। बागपत नाम इन्होंने बताया, ये सब आता रहता है। बागपत के अलावा भी 7-8 स्थान मिले हैं जहां 7-8 फीट के नरकंकाल मिले हैं। ये देखिए, ये तारिम बेसिन की ममीज आ रही हैं। अभी इस पर हम बाद में बात करेंगे। साइकोलॉजिकल यूनिट कह रहे, साइकोलॉजिकल यूनिटी की हम बात कर रहे हैं।
तो भूगोल यूनिटी का एक बड़ा फैक्टर, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके बारे में भारत में कोई चर्चा नहीं है। अब क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा। अब ये कह रहा है जी, ये जो रोम में और ग्रीस में ये लोग जो आकर बस गए, उसका कारण भी ज्योग्राफी है। पेज 65, द ग्रोथ ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन इन द मेडिटेरियन, यानी ग्रीस और रोम, could be attributed to the onset of a moist phase which permitted the cultivation of wheat in North Africa. साहब, ये जो ग्रीस सिविलाइजेशन आया और जो ये रोम का सिविलाइजेशन आया, इसका भी कारण है क्लाइमेट जरा अनुकूल हो गया। मेडिटेरियन में नहीं, रोमन एम्पायर में नहीं, ग्रीस एम्पायर में नहीं, अफ्रीका में, यानी कि मेडिटेरियन के नीचे साउथ में जो अफ्रीका है, जिसको हम उत्तरी अफ्रीका कहते हैं, उसका एक पतला सा बेल्ट है जहां गेहूं की पैदावार होने लग गई। तो उस गेहूं की अवेलेबिलिटी से लोग यहाँ बस गए, यानी कि आगे सुनाऊंगी, लेकिन फिर भी यानी कि आने वाले अफ्रीका में भी थे, आने वाले रोम और ग्रीस में भी थे, यानी इन आने वालों का मेडिटेरियन लेक था। जैसे कि इंडियन ओशन हम भारतीयों का लेक है, यानी कि जिस तरह मैं जिस भोपाल में बैठी हूँ, अब तो नाम नहीं लेते हैं ये नालायक, बड़ा तालाब कहते हैं। रामसर तालाब इसका नाम है, महाराजा भोज का रखा हुआ। तो ये जैसे रामसर तालाब में डोंगियां चलती हैं, वैसे आने वाले, और ये आने वाले कौन है? फोनेशियंस हैं। क्यों भाई, 1996 में तुमको पढ़ी लिखने में पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हारी ही किताबों में मैंने पढ़ा, वो किसी दिन दिखा दूंगी। फोनेशियंस कौन है? पढ़ी लोग हैं, हित्ती लोग हैं, मिन्नी लोग हैं। अभी भी साफ साफ कहने में डर लग रहा है। वो डर काहे का है मैं बाद में कभी बताऊंगी, एक आध भाषण में बता रही हूँ। तो कह रहा है कि फिर से सुना रही हूँ, द ग्रोथ ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन इन द मेडिटेरियन कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द ऑनसेट ऑफ ए मॉइस्ट फेज which permitted the cultivation of wheat in North Africa, while Northern Europe floundered under an excessive deluge of rain, fog and frost. यानी 2300-2500 साल पहले, 2600 साल पहले, जब ग्रीस और रोम में आदमी बस भी सके, तब भी इसके उत्तरी यूरोप में आल्प्स के ऊपर, आल्प्स पर तो आदमी है ही नहीं, आल्प्स के ऊपर भी मनुष्य नहीं है। ये चिड़िया सब कौन आ गई? सब पोप वाली आ गई, पादरी वाली बहुत हल्ला कर रही है, छोड़ दीजिए। बिकॉज ऑफ रेन, फॉग एंड फ्रॉस्ट आदमी नहीं है। अब इसके बाद बहुत तेजी से मैं चल रही हूं, एक थोड़ा सा बता दूं, इसको तो बाद में बताऊंगी। हाँ, अब ये कह रहा है, अभी तक तो बात 2300 साल की कर रहा था, 2300 साल के पहले भी, यानी हिम पिघलना शुरू हुआ 8000 साल पहले। तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा, कहीं 8 है, कहीं 12 है, कहीं 18 है, कहीं 20,000 है। तो 18-20,000 क्या है? पीक ऑफ द आइस एज। 12,000, 10,000, 8,000 क्या है? हिम का पिघलना शुरू हुआ। तो हिम के पिघलने से कुछ कुछ एरिया में मनुष्य बसने लगे, जिनको ये अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो ये कह रहा है वो भी मार काट दिए गए। क्यों? बाय द सक्सेसिव होर्ड ऑफ इन्वेशन एंड माइग्रेशन। ये पेज 81 से पढ़ रही हूँ। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड मिलीनियम, दैट इज 1200 BC। हमारे यहाँ महाभारत कब है? 3100 BC। यूरोप suffered an unexplained breakdown from which it never recovered.
महाभारत के भी 2-2.5 हजार साल बाद archaeologists write of a general systems collapse. Trade was disrupted. अरे ट्रेड था कहाँ भाई? आदमी कितने थे यार तुम्हारे यहाँ? इतने भी तो नहीं थे जो रोम और ग्रीस के पास आदमी थे। ये तो तुम्हारी 500-600 साल बीसी है, अब तुम 1200 साल बीसी की बात कर रहे हो। ट्रेड वॉज डिसरप्टेड, सिटीज वर अबेंडेंड। अरे सिटी तो तुम्हारे पास 14वीं 15वीं 16वीं में भी नहीं है, तो इनकी भाषा को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ट्रेड वॉज डिसरप्टेड, सिटीज वर अबेंडेंड, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स वर डिस्ट्रॉयड, वेव्स ऑफ इन्वेडर्स डिसेंडेड ऑन द रेमिनेंट्स। ये सेंट्रल एशिया वाले आक्रमणकारी दल पर दल कब? 1200 बीसी। तुम तो भारत की गुलामी अलेक्जेंडर के पहले शुरू ही नहीं कर पाए, और अलेक्जेंडर को भारत का गुलाम ये नालायक अनपढ़ प्रीस्ट भी नहीं लिख पाए। हजारों साल की गुलामी ये जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी ने रच दिया 1947 के बाद। ध्यान दीजिएगा, ये मरदूत चर्च के फादर ब्रदर सिस्टर मदर ये इतना ही कंस्ट्रक्शन दे पाए कि साहब एक अलेक्जेंडर था हमारे यहाँ जिसने आक्रमण किया। एक किताब इनके पास, एक रिटन साक्ष्य नहीं। आएगा अलेक्जेंडर तब हम बात करेंगे। तो अलेक्जेंडर बीसी हुआ और शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप है, इसके बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हजारों साल की गुलामी याद करती है। अरे गणना वर्णा संख्या वंख्या तो कर लो यार। ये कह रहा है 1200 बीसी में यूरोप को डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। किसने? इन्वेडर्स ने। कौन थे इन्वेडर? भरतवंशी। आप कहते कहते थक गए, हम लोग बाहर आक्रमण नहीं किए। तो हम लोग कौन है भाई? महाभारत वाले लोग हम लोग हैं कि नहीं है? भरतवंशी लोग और चंद्रवंशी लोग और बाकी लोग। कृति having barely withstood a series of terrible natural catastrophes had already been fallen to Mycenaean Greeks before Mycenae itself was destroyed. Within the space of a single century, all the established centers passed into oblivion. आक्रमण आक्रमण, और केवल आक्रमण नहीं है, सिकंदर वैरायटी। तुम्हारे गढ़े हुए कथा में वो पोरस से पूछता है क्या किया जाए। पोरस कहता है जो राजा साथ राजा करे। तुम्हारी गढ़ी हुई कहानी में जिसका एक भारतीय साक्ष्य नहीं है, एक ग्रीक साक्ष्य नहीं है जिसका, उसमें भी ये लिखना पड़ता है राजा जो राजा के साथ करे। तो तुम्हारी अपनी कथा में पोरस उसके बाद राजा है। यहाँ रेप है, आगजनी है, मर्डर है, डिवास्टेशन है, तलवार के नोक पर बच्चे हैं। Within the space of a single century, all the established center passed into oblivion. इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पुस्तक से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलिश लोगों के यहाँ रेप का एक वर्णन, वो एक वर्णन ही बड़ी मुश्किल से सुना पाऊंगी, और ये पूरे यूरोप का इतिहास शब्द गलत है, इस पूरे यूरोप के जेनेटिक कोड में है, इसकी स्मृति में है। जैसे यहाँ जय श्री राम बोलते ही 10-20 हाथ उठ जाएगा, जय श्री राम। अभी भी कोई टीले पर बैठ के कहेंगे हम लोग महाराज विक्रमादित्य हैं। हमारे डीएनए में है, हमारे जीन्स में है। हाँ, the Aegean was overrun by tribes. The Hittite Empire in Asia Minor came to an end. Egypt itself was besieged by unidentified sea peoples. 1996 में यूरोपियन लिख रहा है। सेंट्रल यूरोप रिलैप्स्ड इनटू अ लॉन्ग पैसिव एरा। अरे झूठ कह रहे हैं, सेंट्रल यूरोप में आदमी कहे हैं? तुमने अभी बताया कि सेंट्रल यूरोप नॉर्दर्न यूरोप बताया था ना पढ़ के कि ये डेल्यूज ऑफ। इसलिए पढ़ने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है किस लाइन में किस पेज में इन्होंने कहा, क्या कहा। ये कहीं दिया था, छूट गया। अभी मैंने पढ़ के आप लोग को सुनाया है कि ये मेडिटेरियन के उत्तरी भाग में तो था, लेकिन उसके उत्तर में जिसको ये सेंट्रल यूरोप अभी यहाँ कह रहा है,
इसमें तो कुछ नहीं था। फिर भी सेंट्रल यूरोप रिलैप्स। एक मिनट रुकिए। तो जो खास बात है वो ये खास बात है, छोटे छोटे पॉकेट्स में है, लगातार इन्वेडर्स आ रहे हैं और इन्वेडर्स यूरोप को बसा रहे हैं। ये सेल्फ इमेज है यूरोप की 20वीं और 21वीं शताब्दी में। कल मैंने एक किताब, चंगेज खान यहाँ नहीं है, उधर रखा ही मैं, उससे पढ़ के बताया था कि गिब्बन 20वीं शताब्दी में लिख कह रहा है, नेशंस, व्हाट नेशंस, हूण तातार भयभीत है। 20वीं शताब्दी में कौन? एक इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ तो चैन से बैठा है, जैसे मैं चैन से अपने घर में बैठी हूँ, लेकिन चारों तरफ जो हो रहा है उससे उसकी स्मृति क्या है? इन्वेजन्स की स्मृति है। हम क्या कहेंगे? भाई सब ठीक ठाक है, हम लोग गए थे, सब काम ठीक ठाक से किए थे, लेकिन हम कहें या ना कहें, इनका स्मृति मार धार और मार काट का है। अभी दो चार चीजें और बताकर हम तारिम बेसिन पर आ जाएंगे। सब संस्कृत वाला विषय भी हम छोड़, हाँ एक चीज और, पेज 88। One easily forgets that Spain, France, England, Germany, Poland or Russia are relatively recent labels. लोग भूल जाते हैं कि ये जो नाम है, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, भूल जाइए, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया और कितने सारे वाकिया, और इसमें स्पेन पोर्चुगाल नहीं दिया, स्पेन पोर्चुगाल स्विट्जरलैंड, दीज आर रीसेंट लेबल्स। एक देशभक्त प्राइड रखने वाला यूरोपियन ये लिख रहा है 1996 में। ये कोई आलोचक नहीं लिख रहा है, ये कह रहा है it is dubious to speak of Russia prior to the state in Moscow. जंगल के बीच में 13वीं 14वीं शताब्दी में 5-7 हजार आदमी, घनघोर जंगल, उन जंगलों का वर्णन मैं करूंगी, जंगल में 5-7-10 हजार आदमी आके जब बसते हैं 13वीं 14वीं शताब्दी में या 14वीं में, उसके पहले रशा शब्द कहना डूबियस है। और भारत में हमारे चित्त में क्या है? जैसे भारत है, जैसे अवधपुरी के राजा हैं, वैसा ही कोई यूरोप है। ये देश भी परमानेंट वैसे ही है जैसे हमारा है। केवल एक ज्योग्राफी का ध्यान रखेंगे आप लोग तो जानेंगे मनुष्यों की बसावट 2300 साल पहले इसके उन इलाकों में हुई जहां थोड़ी गर्माहट थी। इसके पहले जो आदमी हैं 10,000 हैं, कहीं 5,000 हैं, कहीं 4,000 है, भेड़ बकरी चराते हुए, घोड़ों को दौड़ाते हुए, भरतवंशी शक लोग, इनके आगे बहुत नाम आएंगे, कहीं स्लाव, कहीं कुछ। मुख्य बात है सेंट्रल एशिया से, और ये जो 7 नाम मैंने लिए, 5 स्थान, सिक्योंग, यूक्रेन, इनके अनुसार, इनके अपने सोर्सेज के अनुसार इन 7 जगहों के लोग वहां जाकर बसते रहे। इनके अनुसार 7+ है, मंगोलिया है जहां से हूण लोग जा रहे हैं, जहां से चंगेज खान है, मंचूरिया भी है, उसका वर्णन कम है। तो अगला एक लाइन और, पेज 88 से, यूरोपियन हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन एन एम्बिगुअस कंसेप्ट। अब एम्बिगुअस का हिंदी क्या करें? अस्पष्ट, धुंधला सा, जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ गोलमोल सी बात है, जैसे कि समाजवाद और सेकुलरिज्म और सोशलिज्म है। यूरोपियन हिस्ट्री हैज ऑलवेज बीन एन एम्बिगुअस कंसेप्ट। इंडीड बोथ यूरोप एंड हिस्ट्री आर एम्बिगुअस। ये स्पष्ट ही नहीं है कि यूरोप और हिस्ट्री का अर्थ क्या है। 1996
एक यूरोपियन स्कॉलर नॉर्मन डेविस, और ये एक से मैं पढ़ रही हूँ, इसी से छांटते छांटते मेंढक की तरह कूदते फांदते मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तेजी से छोड़ते हुए, बहुत सा कुछ छोड़ते हुए। तो 50 किताब पढ़ते पढ़ते तो हालत खराब हो जाएगी। तो हम जिसको जानने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टाइप चीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये मामला शुरू हुआ 16वीं में, तो नहीं के बराबर है 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं में। लेकिन वहां एक सिटीजनशिप कानून है, मोटा माटी एक नियम कानून के तहत लोगों को रहना है। कारण ज्योग्राफी, टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट। लेकिन यूरोप में 2300 साल, 2500 साल, 2600, 2800 साल, 3000 साल तक कैसे भी खींच लो इलास्टिक की तरह, आदमी आते गए और रहते गए। इन्वेजन है, माइग्रेशन है, मर्डर है, रेप है, वॉटएवर है। लेकिन ज्योग्राफिकल फैक्टर के कारण एक आइडेंटिटी नहीं उभरी। आज के दिन भी कुछ 40, 45, 46, 48 नन्हे नन्हे बड़े बड़े देश हैं और इनमें भयंकर मारकाट है। अब जो अभी समय है 10 मिनट, हम जो बात करना चाह रहे थे, तीन ये तारिम बेसिन, रूपकुंड और सीक्योंग्स में मिले हुए और नहीं, बागपत में मिले हुए ममीज कह देते हैं, शवों, लाशों के बारे में। तो ये हम जरा तेजी से बताते हैं। 1947 15 अगस्त, जिसको ये सब आजादी कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर डे। 1949 शायद सितंबर अक्टूबर में माओ टेक ओवर करता है चाइना में। इसके कई साल बाद 56-58 में सीक्योंग में, जिसको तकला मकान डेजर्ट कहते हैं, जिसके चारों तरफ जिसको तारिम बेसिन भी कहते हैं, इसके चारों तरफ नगर बसे हुए हैं। कौन से नगर हैं? खोतांग है जो कुस्तून कहते हैं, कासगढ़ जिसको काशी कहते हैं अभी भी एटलस पर, ऐसे बहुत से नगर हैं। इनमें खुदाई में लाशें मिली। रविशंकर जी जरा दिखाइएगा तारिम बेसिन की लाशों को। ये जब लाशें मिली तो इनका साइज, आकार, नाक, शक्ल, सूरत देख के लोग चकरा गए। और ये लाशें इतनी ताजा हालत में थी कि जब गाल को ऐसे दबाया गया, छोड़ा गया, देखिए मेरा गड्ढा खत्म हो गया, तो उन लाशों की गाल को जब दबाया गया और छोड़ा गया तो गड्ढा खत्म हो गया। तो इन लाशों को देखकर सीक्योंग बेसिन में यूरोपियन लोगों ने कहा कि साहब ये लाशें तो हम लोगों की हैं, ये तो हम यूरोपियन लोग हैं, हम इनके नए नक्शे आकार जो हैं ये तो यूरोपियन लोगों के। इसके बड़े सारे डिटेल हैं, आप गूगल पर जाकर तारिम बेसिन मम्मी सर्च कीजिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो अब ये तो वहां तो माओ का कब्जा है। अब ये कह रहा है कि साहब ये तो किसी हिसाब से है लोग नहीं है, नटुल्ले पटुल्ले लोग, किसी भी हिसाब से नहीं है। उसके बाद वहां बहुत कुछ लिखा हुआ मिला, कपड़े पर, कागज के पैचेस, कलाकृतियों पर। वो जो लिखा हुआ है वो तो तुषार भाषा में है, जिसको ये लोग अंग्रेजी में तोशारिन कहते हैं। तुषार शब्द महाभारत में ऐसे बिखरा हुआ है जैसे मेरे बगीचे में फूल बिखरे हुए हैं। तुषार जाति की भाषा है तोशारिन। और हम लोग के बातचीत के लिए उतने डिटेल में ना जाएं तो सेंट्रल एशिया में संस्कृत के जो बहुत से अन्य बोलियां हैं, जैसे हिंदी का ही भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, अवधी है, और पता नहीं 10, 20, 25 वैरायटी है, मगही है, बिहार तक में बोली है, वगैरह वगैरह। तो उस तरह ये जो बोलियां है उसमें लिखा हुआ मिला। तो कहा जी ये तो चीनी लोग नहीं है, तो खटाखट उनको बंद कर दिया गया। फिर भी लोग जाते रहे, बहुत सी लाशों को, बहुत से लाशों के कुछ टुकड़ों को उठा के ले गए, वहां पर उनका जांच पड़ताल हुआ। तो अच्छा, इसी तरह से अपने यहाँ हिमालय में, उत्तराखंड में
नंदा देवी रात जात यात्रा एक होती है, हर 12 साल में, कोई बता रहा था हर 12 साल में, कभी 19 साल में। तो इसके ये तीर्थ यात्रा का रास्ता है, रूट है। तो इसमें 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक जगह है रूप कुंड, छोटा सा शैलो सा एक कुंड है जो भगवती पार्वती जी से और शिव भगवान की कथा से जुड़ा हुआ है। वहां पर 1942 में शायद लाशें मिली। इसमें लिख देते हैं कि साहब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को वो लाशें मिली थी, जबकि वो लाशें मिली थी एक भारतीय व्यक्ति को। तो कह देते हैं जी डिस्कवरी हुआ उन लाशों को की जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें हुआ जी कि इस लाशों में तो बड़े सारे यूरोपियन लोग हैं। बहुत सारी कहानियां आई, लेकिन जो मुख्य कहानी आई वो काम की है यूरोप के संदर्भ में, कि इसमें तो साहब यूरोपीय लोग हैं और इसमें तो साहब चीनी और जापानी लोग भी हैं, भारतीय लोग तो खैर ही हैं। और ये जो लाशें हैं कुछ तो 18 सेंचुरी की हैं, आज से 200 साल पहले की, कुछ जी 800-900 साल पहले की हैं, कुछ 1200 साल पहले की हैं, कुछ जी 2600-2800 साल की हैं, कुछ जी 4600, 4800, 5600 साल पुरानी भी लाशें हैं। तो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टाइम ये लाशें। और जी ये जो रूट है ये ना तो ट्रेड रूट है ना कोई आक्रमण का रूट है, तो ये तो एकमात्र तीर्थ यात्रा का रास्ता है। तो जी यूरोप से लोग क्यों आएंगे तीर्थ यात्रा करने? अरे नालायकों, ये जो तीर्थ यात्रा कर रहे थे यही लोग यूरोप जाके बसे। ये जो तारिम बेसिन है भारत का क्षेत्र, भरत क्षेत्र है, जहां भारत के पंडित लोग बैठ के बौद्ध ग्रंथों का और उसके पहले संस्कृत के ग्रंथों का लाखों लाखों ग्रंथ, हजारों हजारों ग्रंथ का अनुवाद कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आज भी देखिएगा काशीगर को काशी लिखा हुआ मिलेगा, जो काशी है। अभी कल हम टीवी में देख रहे थे कि अपने पश्चिमी यूपी में अनूप शहर को छोटा काशी कहते हैं, नेपाल में एक जगह है उसको काशी कहते हैं, मध्य प्रदेश में कोई जगह होगा जिसको काशी कहते हैं, दक्षिण भारत में कई जगह है जिसको काशी कहते हैं। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया में कई जगह है जिसको अयोध्या, प्रयाग या काशी कहते हैं। तो काशी है भाई, वहां से यहाँ नहीं आए थे रे मूर्खों, यहीं से न सब जा रहे हैं, यहीं से न जा रहे हैं। और कौन है? हिंदू धर्म के लोग हैं। तो हिंदू धर्म के लोग हैं तो तीर्थ यात्रा कर। तो जो मैंने एक एडिशनल साक्ष्य देने की कोशिश की अलग अलग जगहों से, वो ये, कल अगले वाले में थोड़ा माइग्रेशन की और डिटेल दूंगी मैं, आज सूची थी देना भूल गए। हुआ क्या है ये ध्यान देने की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खास करके दो चीजें युद्ध के लिए विकसित हुई और दोनों शायद जर्मनी ने विकसित की। एक हवा में उड़कर लड़ाई झगड़ा करने वाला जिसको एयर वॉरफेयर कहते हैं, हवाई जहाज वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह विकसित की, तो ऊपर एक बहुत ऊंचे एल्टीट्यूड से धरती को देखा जा सका। दूसरा ये जो आई पनडुब्बियां, तो ये पनडुब्बियों से जो नीचे गए तो धरती के नीचे बहुत कुछ देख पाए। दो चीजें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी कई चीजें हुई, जैसे ड्रिल करके धरती के बहुत नीचे की चीजों को निकाल लेना, उसका जांच पड़ताल करना, कार्बन डेटिंग हुई, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है। इसी प्रकार ये डीएनए वाला मामला है। तो यानी मोटा मोटी पिछले 50 और 70 साल में ये सब काम हुए। और एक जबरदस्त काम और हुआ, सेंट्रल एशिया में शिक्यांग में बहुत सारी खुदाइयां हुई, और 1910-20 के बाद ये अपने ये
जिसको सिंधु घाटी सभ्यता ये कहते हैं। तो वहां खुदाई हुई, उसके बाद संपूर्ण भारत में खुदाई हुई, भारत के जिसको 15 अगस्त 1947 का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, इसके ऊपर वाले भारत में सब खुदाई, बहुत खुदाई हुई। इन खुदाइयों में जो चीजें मिली, और 20वीं शताब्दी में जो भाषा के अध्ययन का मामला आया, वो पूरा अलग विषय एक दिन मैं लूंगी। भारोपीय भाषा, अरे भारतीय भाषा कहो, इतने विस्तार से लिखा हुआ है, आज नहीं अगले पूरे दिन भाषा पर बोलूंगी। तो इनने इन सारे सूत्रों को कनेक्टिविटी दी, और इस कनेक्टिविटी का असर क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी के पैशाचिक तंत्र में क्राइस्ट नाम का कोई प्राणी कभी हुआ ही नहीं। ये डेड सी स्क्रोल से एस्टैब्लिश्ड है, ये भी आएगा अपने भाषण का विषय एक दिन। तो क्रिश्चियनिटी के पैशाचिक तंत्र से मुक्त होता हुआ यूरोप कब मुक्त हुआ है? मोटा मोटी 1928 होता हुआ। थोड़े लोग, ज्यादा लोग, ज्यादा लोग, जैसे एक पुस्तक से हम आपको एक दिन पढ़ के सुनाएंगे, शायद ये वाली पुस्तक है, अ विकेट कंपनी, कि कैसे जब पहली इंसाइक्लोपीडिया बन रही है तो उसको बनाने वाले आदमी को हरदम भय है कि ये जो मैंने लिखा है, ये अगर चर्च के पादरी लोग के ध्यान में आ गया तो शायद मेरे सिर पर कील ठोक के, ये भी नहीं कि मार दो उसको, ऐसे सिर में कील ठोक ठोक के मुझे मारा जाएगा। इससे आया है एनलाइटनमेंट। इस यूरोप से छटपटाते लोगों को 20वीं शताब्दी में अपने जड़ों की जानकारी मिली कि हमारी जड़ें तो सनातन धर्म में है, हम लोग भी उसी आर्यन, उसी भारतवंश के लोग हैं। तो अगले 10-20 साल में नॉर्मन डेविस भी कह रहा है, रामस्वरूप जी भी कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे, पेगन कल्चर, डीप इकोलॉजी, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड। एक चीज और मैं भूल गई बताना, 1970 के आसपास ये टेराकोटा आर्मी जो चीन वाला है, इसका मामला आया था। इस टेराकोटा आर्मी में यानी कि मिट्टी के हजारों सैनिकों का, टेराकोटा मिट्टी हुआ, मिट्टी के हजारों लाइफ साइज सैनिक धरती के नीचे से उत्खनन में निकले। इनमें किसी की शक्ल सूरत चीनी नहीं थी, ये सब के सब शक भारतीय थे। ऐसा ही एक टेराकोटा आर्मी भारत के पास भी मिला है, उस जगह का नाम भूल रहा है। तो इन सब चीजों ने जो कनेक्टिविटी दी कि हम भारतीय मूल के हैं। तो फिर ये जो अमेरिका के गोरे लोग हैं, ये किस मूल के हुए? भारतीय मूल। तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया के गोरे किस मूल के हुए? तो भारतीय मूल। तो अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, अभी नहीं, मतलब पिछले 40-50 साल में, कि हम लोग का जो कनेक्शन है वो अफ्रीका से तो है, और हम लोग का जो कनेक्शन है वो ये ईरान से है, हम लोग का कनेक्शन इराक से है। अब ये बियॉन्ड डाउट ये आ गया है, अफ्रीका वाले कह रहे हैं हम तो साहब अफ्रीकन लोग हैं, काले लोग हैं, हमारा कोई लेना देना इन नालायक यूरोप के गोरे लोगों से नहीं है। बियॉन्ड डाउट आ गया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब काम हो रहा था लेट 19th, ध्यान दीजिएगा, ये सारा हिस्ट्री राइटिंग का मामला लेट 19th है एंड अर्ली 20th है, और मिड 20th में इनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह टूट गया। बल्कि वॉर के बीच में ही, 1914 से 1945 के बीच में ही कॉन्फिडेंस टूट गया, और बाद की इन डिस्कवरी से ये अपने रूट को तलाशने लग गए। यूरोप का भाषण मैंने क्यों शुरू किया? यूरोप का भाषण मैंने इसलिए शुरू किया कि भारत के मित्र कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो वो सब जो अपनी जड़ों को तलाश रहे हैं, वो सब
जिन्होंने अपनी जड़ों को खोज लिया है, जिन्होंने अपनी जड़ों को खोज लिया है, ये सब भारत के प्रचंड, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, भारत के प्रचंड, भारत के, बीच में फोन आ गया, प्रचंड मित्र हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग वो हैं जो यूरोप में, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो कनाडा में, जो रूस में, जो ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे के सारे गोरे लोग अनेकानेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। ये इंडियन डायस्पोरा है। इंडियन डायस्पोरा किसको कहेंगे? भारतीय मूल के लोग जो विश्व में बसे हुए हैं। भारतीय मूल के गोरे लोग भी हैं। महाभारत में अगर आप वर्णन पढ़िएगा तो इतने प्रकार के शारीरिक आकार प्रकार, नाक, दांत के साथ उनके ज्योग्राफिकल, एक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते थे, उसको क्या कहते थे, क्या, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो उन लोगों के नाम, शक्ल, सूरत सबके वर्णन के साथ ये भी वर्णन है महाभारत में, अन्य जगह भी होगा कि इनके क्षेत्र में क्या क्या उपजता है, क्या क्या फ्लोरा और फाउना है, इनके क्षेत्र में कौन सी नदी है, कौन से पहाड़ है, विस्तार से दिया है। तो भारत सरकार को इन सभी भारत में अपनी जड़ों को ढूंढने वाले इंडियन डायस्पोरा से घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने से अगले क्या, इसी शताब्दी में जम्बू द्वीप में अपने ऐतिहासिक दावों को ठोकने में प्रचंड सहायता मिलेगी। कहां पर? अंतरराष्ट्रीय रंगमंचों पर। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अपने जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरखनाथ पंथ समस्त सेंट्रल एशिया, समस्त जम्बू द्वीप में फैला हुआ है। मेरे को तो एक का पता है, लेकिन अन्य लोग बताएंगे कि बलूचिस्तान में जो पंथ है, जो मुख्य मठ हैं, क्या क्या हैं, उनकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं। किस प्रकार अपनी जड़ों को ढूंढते हुए ये लोग भारत के सामान्य मित्र नहीं हैं, ये विशेष मित्र हैं, क्योंकि ये उससे अपना वैचारिक तंत्र को तोड़ फोड़ के अपने जड़ों की तरफ जाने के लिए उत्सुक लोग हैं। नमस्कार।